हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका एक बार फिर से इंग्लिश वाटिका में। ये दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका, अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। दोस्तों, आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट थर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीखे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अगले 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि आपके पैनोरमा प्रोज सेक्शन से है। तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक भी, और आज के वीवीआई 25 क्वेश्चंस सीखेंगे। चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। पहले स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 51। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। ये दोस्तों पहले ही चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन द पेस फॉर लिविंग से है। तो इस एसे में कॉर्न मर्चेंट है क्या? एन एम्बिशियस मैन, एन एंग्शियस मैन, एन एडवेंचरस मैन, और डी में है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आंसर क्या होगा कि इस एसे में, जो पेस फॉर लिविंग एसे है, इसमें मक्का व्यापारी क्या है? एम्बिशियस तो है नहीं, तो वो कमजोर दिल का पर्सन था। चूंकि आपने स्टोरी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कॉर्न मर्चेंट कमजोर दिल का व्यक्ति था, डिकी पर्सन था। तो इस प्रकार से डिकी पर्सन को चिंता ज्यादा होती है। तो आई होप आपका आंसर बी। जी हाँ दोस्तों, बी करेक्ट आंसर है। एंग्शियस मैन, वह चिंतित व्यक्ति था। कॉर्न मर्चेंट क्या था? चिंतित व्यक्ति था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस इन द एसे मी एंड द इक्लोजिबिट। ये दोस्तों ये दूसरा चैप्टर है प्रोज का, मी एंड इक्लोजिबिट। इससे ये प्रश्न है कि कितने ब्लॉक दूर था मिस्टर जॉनसन का घर पोस्ट ऑफिस से। ये दोस्तों पोस्ट ऑफिस से मिस्टर जॉनसन का घर कितने ब्लॉक दूर था? ऑप्शन ए है 2 ब्लॉक्स, ऑप्शन बी है 3 ब्लॉक्स, ऑप्शन सी है 5 ब्लॉक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। दोस्तों मिस्टर जॉनसन का घर पोस्ट ऑफिस से केवल और केवल 2 ब्लॉक्स अवे था। तो आपका आंसर है ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस एसे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मिस्टर जॉनसन, जिसको जिम मना करता है ज़्यादा उनका कार यूज़ करने के लिए, तो उनका घर जो होता है पोस्ट ऑफिस से मात्र 2 ब्लॉक्स दूर होता है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53। गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। ये दोस्तों ये वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको अमेजिंग जो वर्ड है उसके सिनोनिम को बताना है, मतलब उसी के जैसे मीनिंग वाला और कौन वर्ड है ऑप्शंस में, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है वंडरफुल, ऑप्शन बी जॉयफुल, ऑप्शन सी एस्टोनिशिंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अमेजिंग का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है एस्टोनिशिंग। अमेजिंग का मतलब आश्चर्यजनक, और एस्टोनिशिंग का मतलब भी होता है आश्चर्यजनक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 54। इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड। पूछा जा रहा है किस साल में पहली भारतीय फीचर फिल्म परफॉर्म की गई, रिलीज की गई? ऑप्शन ए 1930 एडी, ऑप्शन बी 1925 एडी, ऑप्शन सी 1935 एडी, एंड ऑप्शन डी 1947 एडी। दोस्तों 1947 तो होगा नहीं, क्योंकि ये उस साल हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो आपको बताना है कि पहली भारतीय फीचर फिल्म कब परफॉर्म की गई इंडिया में। तो 54 का ऑप्शन ए, ये दोस्तों 1930 इज द करेक्ट आंसर। और आप इसको अच्छे समझेंगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, जो कि चैप्टर 4 है आपका, और इसके लेखक है सत्यजीत राय। तो उसमें आप पाएंगे कि भारत में पहली फीचर फिल्म 1913 एडी में रिलीज की गई।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 55 इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच। ये दोस्तों ये 5वां चैप्टर है आपके पैनोरमा प्रोज सेक्शन का, जिसके राइटर है आंग सान सू की। तो इस प्रश्न में यानी एक्सेप्टेंस स्पीच में बोला जा रहा है अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश। अलेक्जेंडर एरिस जो कि आंग सान सू की के सन है, बेटे हैं, उन्होंने स्पीच डिलीवर किया डैश, कहाँ किया था ये बताना है। तो ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी ओस्लो में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओस्लो। अलेक्जेंडर एरिस ने अपना स्पीच ओस्लो में डिलीवर्ड किया था। तो ये थे इस स्लाइड के 5 प्रश्न। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमन हैव। ये दोस्तों वंस अपॉन अ टाइम से लिया गया प्रश्न है कि उस औरत के पास कौन सी डिसेबिलिटी थी। पहली फैटनेस, मोटापा था। दूसरी अनेबल टू मूव, चल फिर नहीं सकती थी। तीसरी ब्लाइंडनेस, अंधी थी। और चौथी कुड नॉट टॉक, बात नहीं कर सकती, यानी गूंगी थी। दोस्तों वो औरत, अगर आपने कहानी पढ़ा है तो याद होगा, वो औरत अंधी थी और काफी बुद्धिमान थी, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड और भी प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो मैंने बार बार बताया है कि थोड़ी बहुत कहानी सबको पता होनी चाहिए आंसर के लिए। तो वंस अपॉन अ टाइम में जो औरत थी वो क्या थी, क्या डिसेबिलिटी उसके पास, वो ब्लाइंडनेस थी, यानी अंधी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, आधुनिक शोध के अनुसार, खोज के अनुसार, द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश, डैश का अस्तित्व हैज बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू, जिसको विचार किया जाता है सच होने का। तो किस के अस्तित्व को सच होने पर विचार किया जाता है आधुनिक रिसर्च में। तो पोस्ट आर्यन इन्वेडर्स, नो प्री आर्यन इन्वेडर्स, प्री आर्यन इन्वेडर्स या नन ऑफ दीज। मतलब इसमें बताना है कि कौन से आक्रमणकारी थे, प्री आर्यन थे या पोस्ट आर्यन थे या नो प्री आर्यन थे, जो सच रूप से एग्जिस्टेंस में थे, अस्तित्व में थे। ये दोस्तों प्री आर्यन इन्वेडर्स जो थे इस देश में एग्जिस्टेंस में थे, इनको सच माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने समझ लिया। ये जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है हुमायूं कबीर के द्वारा, चैप्टर 7 में लिखा गया है, कल्चर के ऊपर, भारतीय कल्चर के ऊपर। उसमें बताया गया कि भारत में एग्जिस्टेंस में प्री आर्यन इन्वेडर्स थे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि चैप्टर 8 से लिया गया है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन से लिया गया है। तो 58 में है ऑकुलियाज डैश, ऑकुलिया की डैश ट्राइड टू स्टॉप द फाइट, कोशिश की क्या करने को, फाइट को रोकने को, बिटवीन द एडल्ट्स। या दोस्तों बड़ों के बीच जो फाइट हो रहे थे, जो झगड़े हो रहे थे, उसको रोकने की कोशिश अकोलिया की किसने की। तो अकोलिया और मलासा 2 लड़कियां की कहानी है उसमें। तो अकोलिया की कौन थी जिसने फाइट को रोकने की कोशिश की। उसके फादर थे, ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी सी ग्रैंडफादर और डी ग्रैंड मदर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। जी हाँ दोस्तों, अकुलिया की दादी ने बड़ों के झगड़ों को रोकने की कोशिश की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि चैप्टर 1 से लिया गया प्रश्न है। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टुवर्ड द डैश। दोस्तों इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता है। ऑथर जो राइटर है वो अपने आप को एक होपलेस सिचुएशन में पाते हैं जब वो कहाँ जाते हैं, क्या देखने जाते हैं। तो वॉच करने की बात होगी तो एक बार ऑथर सिनेमा देखने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, ये काफी आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑथर अपने आप को होपलेस सिचुएशन में कहाँ पाते हैं, सिनेमा में पाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों।
इस रिलेटेड प्रश्न मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, जिसके अंतर्गत उस सिनेमा में 3 लड़कियां होती है जिसका नाम ABC दिया जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी इच्छुक नहीं है इकोलॉजी के प्रति कुछ करने को। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों, ये में मिस ग्रीनी ने कहा था, जिम ने कहा था, जॉनसन ने कहा था या जैक ने कहा था? तो चूंकि मी एंड इकोलॉजी भी के करेक्टर की बात की जाए तो उसमें जैक नाम का कोई करेक्टर नहीं था, मतलब डी तो होगा नहीं। तो मिस ग्रीनी जिनको जिम कुछ कहती है, मिस्टर जॉनसन जिनको जिम कुछ कहता है, मतलब ये बात जो कि जिम एक इको फ्रेंडली बॉय है, तो उसी ने ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के लिए कुछ करने की इच्छा रखता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने इस स्लाइड के 5 प्रश्नों को देखा, समझा। दोस्तों, हम हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आपके प्रोरमा प्रोज में कुल 8 चैप्टर्स हैं, तो सभी से एक एक करके प्रश्न आ रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बने रहेंगे प्रश्नों के साथ और वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे और अच्छी आवाज के लिए हेडफोन का प्रयोग करेंगे ताकि आपको आवाज क्लियर सुनाई दे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्विरल इन हर डैश। कहानी गिल्लू में जो नरेटर है, जो कथावाचक है, वो पाती है एक घायल बेबी स्क्विरल को इन हर, अपने कहां, ये डैश स्थान भरना है, तो इन हर स्टडी रूम में पाती है या गार्डन में पाती है या वेरेंडा में पाती है या नन ऑफ दीज में पाती है। ये दोस्तों, तो राइटर को जो गिल्लू है, जो बेबी स्क्वायरल, छोटा बेबी जो घायल अवस्था कहाँ मिलता है, तो वेरेंडा मिलता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न 62। एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। कोई भी भारतीय फिल्म जो स्पष्ट रूप से स्टीयर होती है डैश की, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है एम्बिग्विटी, ऑप्शन बी है इनकंसिस्टेंसीज और ऑप्शन सी है कंट्रोवर्सीज, ऑप्शन डी है म्यूजिक। तो दोस्तों, बताना है कि जो इंडियन फिल्म जो होती है स्पष्ट रूप से चित्रण होती है किसका, और अस्पष्टता का या इनकंसिस्टेंसीज का या कंट्रोवर्सीज का होता है या म्यूजिक का होता है। दोस्तों, इनकंसिस्टेंसी और कंट्रोवर्सी, इन दोनों के प्लूरल्स दिए गए यहाँ पे, इनकंसिस्टेंसीज और कंट्रोवर्सीज। तो इसका उत्तर होगा इनकंसिस्टेंसीज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फिल्म स्पष्ट चित्रण होती है इनकंसिस्टेंसीज का। इनकंसिस्टेंसीज का जो फुल फॉर्म होता है, सॉरी मीनिंग जो होता है, वो होता है असंगत। ये दोस्तों, स्पष्ट रूप से असंगत चीजों का ये मतलब चित्रण होता है भारतीय फिल्म। इसमें कोई भी तर्कपूर्ण चीजें नहीं होती है, बहुत सारी कमियां होती है भारतीय फिल्म में। इसलिए ऑथर सत्यजीत राय ने भारतीय फिल्मों को हॉलीवुड यानी विदेशी फिल्मों से तुलना की है इस चैप्टर में। तो ऑप्शन बी, आई होप आपने समझ लिया, इनकंसिस्टेंसीज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। अकॉर्डिंग टू एरिस, ये दोस्तों एरिस के अनुसार, क्योंकि एरिस को आप लोग जान गए हैं कौन है, एरिस के अनुसार द नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ। नोबेल पीस प्राइज जो होता है, नोबेल पुरस्कार जो होता है, पूर्ण रूपेण एक आदर्श होता है किसके लिए, फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमैनिज्म के लिए या पीस के लिए। ये दोस्तों, ये मानवतावाद के लिए आइडियल्स होता है क्या, नोबेल पीस प्राइज जो कि दिए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64 है, द ओल्ड वुमेन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ डैश। ने बूढ़ी औरत का जो घर था स्थित था किसके बाहर,
कैंप के बाहर था, बी टाउन के बाहर था, सी सिटी के बाहर था और डी विलेज के बाहर था। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत ही होती है तो बताया जाता है कि उस औरत का जो घर होता है वो टाउन के बाहर स्थित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, टाउन। चलते हैं अगले प्रश्न यानी इस स्लाइड के अंतिम प्रश्न की ओर। 65 Who has delivered the speech the unity of Indian culture? ये दोस्तों चैप्टर हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है। इसमें स्पीच किसने दिया? तो चूंकि ये हुमायूं कबीर ने लिखा है तो स्पीच भी वही देंगे। तो आई थिंक आप सबने समझ लिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जी है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हुमायूं कबीर हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये थी स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप यू गॉट इट वेल। द नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन नंबर 66 एवरी एडल्ट इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। ये दोस्तों ये 8वां चैप्टर है प्रोज का, जिसमें बताया जाता है कि प्रत्येक वयस्क लोग जो बड़े लोग थे इसमें वाज शाउटिंग जो चिल्ला रहे थे एंड नो बडी वाज और कोई भी डैश नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? डांसिंग नहीं कर रहा था, सिंगिंग नहीं कर रहा था, प्रेइंग नहीं कर रहा था या लिसनिंग नहीं कर रहा था। दोस्तों जब उस कहानी में एडल्ट लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, तो बूढ़ी औरत उनको रोकने की कोशिश करती है, शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। तो आई होप आपने समझ लिया आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एंड लिसनिंग, कोई उसे सुन नहीं रहा था, सब लोग एक दूसरे पर क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 67 रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ डैश। ये दोस्तों चैप्टर 1 से लिया गया प्रश्न है, जिसमें रैपिड मूवमेंट की बात की जा रही है। तेज गति देती है एक सतही सेंस, समझ किस चीज की? ड्रामा की देती है। ऑप्शन ए बी म्यूजिक की देती है और सिक्योरिटी की देती है या होप की देती है। ये दोस्तों जो रैपिड मूवमेंट होता है ना, हमें एक सुपरफिशियल सतह देता है किसका? ड्रामा का, नाटक का एक सेंस देता है। तो आज का जो गति हो गया है, लोगों के जीने की जो गति हो गई काफी तेज हो गई है। ऐसे लगते हैं लोग ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मतलब किसी के पास एक दूसरे का समय नहीं है। इतनी तेज गति हो गई जीवन की, सब कोई समय से आगे भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ड्रामा। यह सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है रैपिड मूवमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न 68 की तरफ। द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी, यानी मी एंड इकोलॉजी के जो लेखक हैं, यूज टू मीट पीपुल, लोगों से मिला करते हैं, एंड क्रिएट अवेयरनेस और जागरूकता क्रिएट करते हैं अबाउट किसके बारे में। तो जो चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी है उसके ऑथर जॉन लेग्जो है, वो क्या करते हैं? लोगों से मिला करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता उत्पन्न करते हैं किसके विषय में? तो बताना वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के विषय में, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ना मनी के विषय में नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है इकोलॉजी बिट, तो राइटर किसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगा? इकोलॉजी के बारे में। तो ये इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के महत्व के बारे में लोगों के बीच वो क्या करते हैं? जागरूकता उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69 गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर। ये दोस्तों जब उस कहानी में गिल्लू मर जाता है तो उससे इटर्नल रेस्ट के लिए, मतलब इस संसार को त्याग देता है, तो उस इटर्नल रेस्ट लिए किसके अंदर गाड़ दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है मनी प्लांट क्रीपर के नीचे, संजूही क्रीपर के नीचे, और मैंगो ट्री के नीचे, या पीपल ट्री के नीचे। तो आई होप इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वो क्रीपर होता है संजूही नामक फ्लावर का, तो उसी के नीचे गिल्लू को इटर्नल रेस्ट के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम। ये दोस्तों ये जो एसे लिखा सत्यजीत राय ने, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यह किससे ली गई है? तो कौन से फिल्म से ली गई है वो देखना है। पहला है पैथर पंचाली, दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी, तीसरा है आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स,
और चौथा है फिल्म्स फॉर यूथ। तो सही आंसर है कि यह जो ऐसे लिया गया है वो आवर फिल्म्स देयर फिल्म से लिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड इज हियर एंड द क्वेश्चन नंबर 71 इज acceptance speech was delivered on December 10 dash। ये दोस्तों ये जो स्पीच था एक्सेप्टेंस स्पीच जिसके राइटर थे ऑन्ग सान सू की, तो ये स्पीच डिलीवर्ड किया गया था 10 दिसंबर और ईयर कौन सा था वही तो बताना है। ऑप्शन ए है 1990, 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1993। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 दिसंबर 1991 यानी 1991 को ये स्पीच डिलीवर किया गया था 10 दिसंबर को एक्सेप्टेंस स्पीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72 इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वुमेन इज द डॉटर ऑफ। ये दोस्तों कहानी वंस अपॉन ए टाइम में जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो किसकी बेटी है ये बताना है। तो एक मर्चेंट की बेटी है यानी व्यापारी की बेटी है, पॉलिटिशियन राजनीतिक की बेटी है, स्लेव गुलाम की बेटी है या रिच मैन की बेटी है। तो दोस्तों न व्यापारी की है, न राजनीतिक है, न रिच मैन की, वो किसकी बेटी है? एक स्लेव की। स्लेव दास को बुलाया था या गुलाम को बुलाया था? तो एक गुलाम की बेटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच वर्ड स्टैंड्स फॉर फ्लोइंग समथिंग एज ए रिजल्ट। ये दोस्तों ये एक फ्रेज है जो दिया गया है आपको, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर से लिया गया ये फ्रेज है। तो उसमें बताना है कि फॉलोइंग समथिंग एज ए रिजल्ट, कुछ ऐसा जो परिणाम स्वरूप हो, उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। यह फ्रेज किस वर्ड को डिनोट करता है? पहला वर्ड है कंडेम निंदा, दूसरा वर्ड कंसिक्वेंट लगातार आने वाला, केस, चौथा एब्सॉल्व। दोस्तों ये कंसिक्वेंट वर्ड को डिनोट करता है ये फॉलोइंग समथिंग एज ए रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंट का मतलब परिणाम होता है और ये परिणाम स्वरूप पूछ रहा है, तो इसके लिए सिंगल वर्ड होगा कंसिक्वेंट। 74 नंबर क्वेश्चन है इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति है क्या? तो आई होप बड़ी आसान सा सवाल है, तो इसका जवाब बिल्कुल आसान होगा और आपको पता होगा। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है अ ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये दोस्तों हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण है, ब्लेंड है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आज का ये 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ 75 नंबर पॉइंट पे है। तो देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। इन द स्टोरी अ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। अंतिम प्रश्न है और अंतिम चैप्टर भी है, उससे लिया गया प्रश्न है। द गर्ल्स आर नेम्ड। तो हमने बताया था कि इस कहानी में 2 लड़की कहानी है, तो उन दोनों लड़कियों के नाम को बताना है। तो ऑप्शन ए है मारिया एंड एनी, ऑप्शन बी है मलाशा एंड अकोलिया, ऑप्शन सी है मैरी एंड मारिया एंड ऑप्शन डी नताशा एंड जेनी। तो चूंकि मलाशा और अकोलिया की चर्चा बहुत बार बहुत से प्रश्नों में हुई है, तो आप लोगों ने इसका आंसर तो ऐसे ही जान लिया होगा। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, मलाशा एंड अकोलिया। दोस्तों ये थे आज के 25 वेरी वीवीआई प्रश्न, जो कि आपके बुक पैनोरमा के प्रोज सेक्शन से लिए गए थे। दोस्तों इस सेक्शन का एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चंस और होंगे। इस प्रकार से आपके 100 वीवीआई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे पोएट्री सेक्शन से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए अपने एग्जाम तक हमारे वीडियो के साथ और अच्छे मार्क्स इंग्लिश में सिक्योर करें। ये आपके आज के प्रश्न का आंसर शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को बार बार रिपीट करें। 1-2 बार देखने के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल याद हो जाएंगे अच्छे ढंग से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए आगे बढ़ेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।